देखो पहले का 8वां सवाल, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की घात 3। हमें यहाँ चेक करना था क्या कि द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। सुनो बात को आराम से, लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई गुणा भाग है नहीं। आप जो कर माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल क्यों खोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यों खोलेंगे तो x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3a का मतलब x और b का मतलब कितना 2 और a माइनस b, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, x की घात 3 माइनस 2 का पावर 3 है, कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 दूनी 6x का x में गुणा करेंगे 6x² माइनस 3 दूनी 6x का माइनस 2 में गुणा करेंगे 12x। बात क्लियर है। बराबर में बराबर की वैल्यू कट जाती है, x² इस तरफ आएगा, देखो माइनस का 4x² ये था, माइनस x था, प्लस 1 था, कोई बात नहीं। 8 इस तरफ आया तो प्लस का हो गया, ये पद इस तरफ आएगा तो प्लस का 6x² हो जाएगा, प्लस का 12x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 6x² में से 4x² चला गया, 2x² बचा, और ये 12x थे में से 1x चला गया तो ये 11x बचे, वो भी प्लस के। 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। अब आप हमको बताओ x पर कितनी घात आई, 2 घात आई, तो ये कैसा हुआ, यह एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पे लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। दूसरे का पहला, ठीक, दूसरे का पहला सवाल क्या कहता है, दूसरे का पहला सवाल कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। एक आयताकार भूखंड, अब सुनो आयताकार भूखंड यानी आयताकार एरिया क्या होता है, आयताकार एरिया को जिस तरीके से बना लें, ये हो गया आयत, ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। मान लीजिए कि लंबाई a थी तो ये भी a हो जाएगा और चौड़ाई b थी तो ये भी b हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा था कि क्षेत्रफल इसका 528 मीटर स्क्वायर, यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है आयत का वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई ये a चौड़ाई है b, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528 ही हो गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसके बाद उसने क्या कहा था, इसके बाद कहा था क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, कौन, लंबाई। यानी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार प्रश्न ये कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई का 2 गुना करा और 1 जोड़ दिया, 1 अधिक हो गया, इतनी है। तो फिर उसने ये कहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है और इसका द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, हल नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण आपको बनाना है। तो a बराबर आप यहाँ पर कितना रख दें 2b प्लस 1 यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 2b प्लस 1 गुणा में था b बराबर था 528, b का 2b में गुणा करा 2b² प्लस b, 528 इस तरफ आएगा माइनस का 528 बराबर 0, बन गया एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बनाना था, हल नहीं करना था, ठीक है। इसी का दूसरा सवाल चलते हैं। सर लंबाई नहीं के लिए लंबाई चौड़ाई नहीं, द्विघात समीकरण निकल आया है। अब इसको अगर अपन गुणनखंड करते, हल करते तो लंबाई और चौड़ाई निकल करके आ जाती, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इस बात के लिए हमें एक समीकरण बनाना है, क्रमागत पूर्णांक संख्याएं यानी क्रम से आने वाली संख्याएं। मान लीजिए आप 1, 1 के बाद क्या आती है 2, 2 के बाद क्या 3, 3 के बाद क्या 4, क्रम से आने वाली संख्या, इन्हें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे।
लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन सी है। तो हम मान लेंगे x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, तो क्रमागत ही आएंगी। मान लो कि x बराबर आप 1 रखना चाहते हो, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 1 2, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 2 3, यहाँ 1 रखेंगे तो 4, आ रही ना क्रम से। तो क्रमागत संख्या में x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 मान के चलते हैं। तो हमने यहाँ पे माना है कि माना दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः x व x प्लस 1 है। कितनी है? x व x प्लस 1 है, ठीक है ना। इनका गुणनफल 306 है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न अनुसार प्रश्न ये कह रहा है कि x और x प्लस 1 का गुणनफल 306 है। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस x, और 306 का पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का बराबर में बन गया 0, बन गया एक द्विघात समीकरण। अगर हम इसके गुणनखंड कर देते तो दोनों संख्याएं हमारी निकल करके आ जाती। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके सर। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इस बात का हमें समीकरण बनाना है। रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन रोहन कितने वर्ष का है ये हमको नहीं है पता। अगर रोहन की आयु पता चल जाए उसमें हम 26 जोड़ देंगे, उसकी माँ की आयु आ जाएगी। तो आपने क्या देखा? आप यहाँ पर लिखेंगे माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु क्या है? x वर्ष है ना। तो रोहन के माँ की आयु, तो माना माँ की आयु जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? x प्लस 26 वर्ष, x प्लस 26 वर्ष आ जाएगी। प्रश्न ये कह रहा है कि इनका गुणनफल अब से, उसने ये कहा है कि अब से 3 वर्ष के बाद, अब से 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु कितनी आएगी? यहाँ पे लिख लेते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो रोहन की आयु थी x, तो अब आ जाएगी x प्लस 3 वर्ष, ठीक है ना। और रोहन के माँ की आयु, ठीक है, 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3 अर्थात x प्लस 29 वर्ष। ये उसके माँ की आयु आ गई। अब प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न अनुसार प्रश्न ये कह रहा था कि 3 वर्ष के बाद का जो आयु है इन दोनों की, उसका गुणनफल कितना है? उसका गुणनफल है 360। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु आई थी x प्लस 3 और उसके माँ की आयु आई थी x प्लस 29। इसका गुणनफल कितना है? 360 है। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। x का x में करा तो x स्क्वायर, x का 29 में करा तो 29x, फिर 3 का x में करा तो 3x, और 3 का 29 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 67 बराबर 360। ठीक है, अब आपको कितना आ जाएगा? 67 नहीं आएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना? 87 आएगा। ठीक है, x स्क्वायर 29x और 3x हो गया आपका कितना? 32x। अब 360 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, जिसमें से 87 घट जाएंगे। 87 घट जाएंगे तो बचेंगे कितने? 300 ये बच गए, और 20 ये तो 280, यानी कि 277। चेक कर लो, 360 में से अगर हम 87 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 में से 9 गए तो 7, और ये आपका 273 है ना, 273 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा दोनों की वर्तमान आयु निकल करके आ जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट। और अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की चाल तो हमें पता नहीं है, तो मान लिया हमने, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब ये एक निश्चित दूरी 480 किलोमीटर
कि एक 480 किलोमीटर दूरी है जो कुछ समय में तय करती है। ठीक है, तो मान लिया कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय T1 है। मान लिया कि T1 है। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, सर माना ले लगा समय कितना है? T1 है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 480 और चाल है आपके पास में x। बात क्लियर है? अब यदि चाल को, वो क्या कह रहा है कि यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते, चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल को कम कर देंगे तो समय ज्यादा लगेगा, समय बढ़ जाएगा। तो वो कह रहा है कि 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो 3 घंटे क्या होता है? अधिक समय लगता है। यदि चाल बराबर कितना है? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो मान लीजिए कि समय T2 लगता है। तब समय मान लिया हमने, तब समय T2 लगता है। तो समय बराबर क्या आएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो उतनी ही तय करना है, लेकिन चाल हो गई अब x माइनस 8। अब इन दोनों समय का अंतर देखो कितना है? 3 घंटे का है। यानी इस स्पीड से चल रहा था, मान लीजिए कि 5 घंटे में पहुंच रहा था। अब इस स्पीड से चल रहा है x माइनस 8 की स्पीड से, स्पीड कुछ कम कर दी गई है तो समय ज्यादा लगेगा, 3 घंटे एक्स्ट्रा लगा। यानी अब क्या है? 8 घंटे लग रहा है। तो यदि हम 8 में से 5 घटा दें तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अब हमको ये समझना है कि अधिक समय ये है और कम समय ये है, और इन्हीं दोनों का अंतर कितना है? 3 घंटे का। कितने का अंतर पड़ रहा है? 3 घंटे का अंतर पड़ रहा है। तो अब प्रश्न से क्या समझेंगे? प्रश्न अनुसार 480 बटे x माइनस 8 बराबर माइनस 480 बटे x बराबर आ रहा है 3। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। सर एक चीज बताना, ये T2 लिखा है सर, इसमें T1 प्लस 3 नहीं लिख सकते क्या? T1 प्लस 3। T1 प्लस 3 लिख सकते, बिल्कुल भाई। आप एक बात समझो ना, हमें T2 बराबर T1 प्लस 3, तो T2 माइनस T1 बराबर कितना? 3। T2 का मान कितना था? इतना। और T1 का मान कितना था? इतना। बात क्लियर है ना? हाँ बताओ बताओ। जैसे माना T1 और T2 ले सकते और कुछ नहीं ले सकते। चाहे कुछ भी मान लो, जो मानना हो वो मान लो। आप सुनो, इसको सॉल्व करना है तो देखो 480 तो है कॉमन, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 480 ले लिया हमने कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 3। x माइनस 8 लगतम, तो x का यहाँ गुणा हो जाएगा माइनस x और प्लस हो जाएगा 8 और बराबर आ जाएगा 3 बटे में आ जाएगा 480। x कैंसिल हो जाएगा 8 बटे x माइनस 8 बराबर में 3 बटे 480 से काटो 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 18 160 बार कट जाएगा। अब अपन ने कैसे गुणा कर दिया यहाँ पर, तो यह जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर, अब यहाँ पर जाएगा 16 8 कितने हो गए? 128 1280। तो यहाँ पे आपको कितना जाएगा? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, इसका चेक कर लेना, 16 का 8 तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नोट कर दो इसे फटाफट। देखो अब आप लोगों को क्या पढ़ना है? गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। आपको मिलेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का रूप आपको पहले से पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। कल हमने आपको बताया भी था कि द्विघात समीकरणों को किस तरीके से हल करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा हमने आपको बताया था कि मध्य पद जो होता है, मध्य पद के 2 टुकड़े कर लेते हैं। ऐसे 2 टुकड़े करना पड़ते हैं कि गुणा करने पर अचर पद और पहले वाले का जो भी नेतांक है, जो भी गुणांक है, गुणा करने पर उतनी वैल्यू आए, और यहाँ पर अगर जोड़ प्लस लगा हो तो जोड़ने पर मध्य पद आ जाए, और अगर माइनस लगा हो तो घटाने पर मध्य पद आ जाए। 4.2 पे चलते हैं, पहला सवाल लेते हैं, फिर गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। देखो पहला सवाल है आपके पास में, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0।
और क्वेश्चन ने ये कहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखो मूल या शून्यांक एक ही चीज होती है ना। मूल या इसी को अपन कह देते हैं शून्यांक, इसी को कह देते हैं हल। ठीक है, मूल, शून्यांक या हल, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होता है? 2। जितने घात का समीकरण उतने उसके सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे तो एक ही गुणांक है और यहाँ पर अचर पद में है 10, तो गुणा करने पर आना चाहिए 10 और यहाँ लगा है क्या माइनस, तो घटाने पे कितना आना चाहिए 3। तो 10 के हमें ऐसे 2 फैक्टर करना है। 10 के हमें कितने फैक्टर करना है? 2, जिसमें अगर हम गुणा करें तो आए 10 और घटाएं तो आए 3। घटाने पर कितना आए? 3। एक हो गया 5, एक हो गया 2। करो इन दोनों के गुणा। गुणा करने पर अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। और अगर हम इनको आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 के स्थान पे, मध्य पद के स्थान पे, 3 के स्थान पे हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया x² माइनस 3 के स्थान पे हमें लिखना है 5 माइनस 2 इंटू एक्स जो करते हो माइनस 10 जो करते हो बराबर 0 जो करते हो। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह तो अंदर गुणा कर लेते हैं, प्लस का चिन्ह तो उसका भी गुणा हो जाता है। तो x² माइनस का आ जाएगा 5 और यहाँ से रख देंगे हम x का गुणा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, माइनस हो गया 10 बराबर में आ गया 0। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, तो कॉमन इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो x हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर थी 2 घातें, 1 घात बचेगी। x यहाँ से निकल गया तो 5 बचेगा। यहाँ पे जो भी साइन हुआ करे यानी जो भी चिन्ह हुआ करे वो चिन्ह यहाँ पर नोट कर लिया करो। अब इन दोनों में देखो छोटी संख्या कौन है? 2 के 10। 2 छोटी संख्या है तो 2 का भाग तो 2 में जाएगा, 2 का भाग 10 में जाएगा क्या? 2 का भाग 10 में भी जाएगा 5 बार। तो हम क्या कॉमन ले लें? 2। तो यहाँ से 2 निकल गया तो बचा x और 2 का भाग दिया हमने 10 में, तो यहाँ पे बचा कितना? 5 बराबर में आ गया आपका 0। x माइनस 5 ही आ गया एक कोष्टक में, x माइनस 5 ही आ गया। तो x माइनस 5 ले लेते हैं हम कॉमन, अंदर बचेगा x और प्लस का बचेगा 2 बराबर में हो जाएगा 0। अब एक एक गुणनखंड के बराबर हम 0 करके दोनों मान निकाल लेंगे। हम लिखें यदि x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आएगा? 5 आ जाएगा। और x प्लस 2 बराबर 0 हो, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपके 2 शून्यांक द्विघात समीकरण के आ जाते हैं। दूसरा वाला आपको लगा लेना है, तीसरा वाला हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा वाला क्या कहता है? √2x²। कितना है? √2x²। सागर बोलो। √2x² प्लस 7x माइनस प्लस 7x प्लस 5√2 है ना, बराबर 0 है। देखो आगे √2 है x² के और लास्ट में 5√2। तो 5 का जब हम √2 का गुणा 5√2 में करेंगे तो √2 का √2 में करते हैं तो 2 आता है, 2 का 5 में करेंगे तो 10 आएगा। यानी गुणा करने पर आना चाहिए कितना? 10। अब 10 के 2 फैक्टर करेंगे जिसमें से जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अगर हम इनका गुणा करते हैं तो 10 आ जाएगा, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 7 आ जाएगा। तो मध्य पद के स्थान पर 7 हटा करके हम 5 धन 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देखो √2x² प्लस 7 के स्थान पर हम लिख देंगे 5 धन 2 इंटू x प्लस में जाएगा 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब ये जो करते हो √2x² प्लस है तो प्लस 5 का गुणा करेंगे तो प्लस 5 ही आएगा। x यहाँ से आ जाएगा तो 5x, प्लस का प्लस से गुणा होता है प्लस ही आता है 2x प्लस में जाएगा 5√2 बराबर 0। अब देखो कॉमन लेने की कहानी फंसी। तो कॉमन लेने की कहानी यह है कि यहाँ पे √2 है, यदि 2 का भाग तो 5 में जाता नहीं है, √2 का भी नहीं जाएगा तो केवल x कॉमन ले लेते हैं। तो √2 बचा रह गया, x² से एक x निकल गया, एक x बचा। अब यहाँ से x निकल गया तो 5 बचा प्लस, अब सुनो यहाँ पर इधर पे √2 है, इधर पे 2 है। क्या हम इसको 2 को √2 गुणा √2 लिख सकते हैं ना? अब √2 यानी इसका मतलब हो गया √2 गुणा √2 और उसमें से √2 आ गया कॉमन, तो एक √2 बचा, x बचा और ये √2 बाहर निकल गया, बचा क्या? 5 बराबर 0। एक कोष्टक ये बन गया √2x प्लस 5 का, दूसरा कोष्टक बन गया x प्लस √2 का, बराबर में आ गया 0। अब हम एक एक कोष्टक हल कर लेते हैं। तो देखो √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x 5 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर क्या जाएगा? -5 बटे √2। एक हल तो ये आ गया।
दूसरा अगर हम हल देखें तो एक कोष्टक था आपके पास में x प्लस √2 बराबर 0, √2 उस पक्ष में जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा। तो दूसरा हल आपका ये आ गया। ठीक है।